यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस, जिसको अभी कुछ समय पहले ही गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, और लोग पहले ही जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो एनपीएस को लेकर कंफ्यूज थे। जैसे ही यूपीएस आया वो और ज्यादा कंफ्यूज हो गए। लोगों की डिमांड तो ओपीएस की थी, बट गवर्नमेंट ओपीएस नहीं दे सकती। गवर्नमेंट ने क्लियरली स्टेट किया है, बिकॉज उससे जीडीपी पर और गवर्नमेंट को अपने फंड्स पे बहुत ज्यादा बर्डन आता है। तो उन्होंने यूपीएस इंट्रोड्यूस किया। अभी यूपीएस किस तरह से काम करता है, इसमें क्या कैलकुलेशन होती है, ये इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, उसको हम एक व्हाइट बोर्ड के माध्यम से समझेंगे। साथ ही साथ काफी मेहनत लगी है, तो मैंने एक एक्सेल शीट भी बनाया है जिसमें एनपीएस और यूपीएस का एक कंपैरिजन है। उस एक्सेल शीट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके भी देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। उसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा वीडियो में आगे जाके, और अपनी कैलकुलेशंस खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। सी यू आफ्टर इट। सो गाइस, एनपीएस के बाद अब हम यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में समझेंगे। हम एक एग्जांपल लेंगे और समझेंगे कि यूपीएस में किस तरह से आपकी पेंशन और लमसम की कैलकुलेशन होती है एंड क्या कंट्रीब्यूशन जाता है। साथ ही साथ हम इसके प्रोज एंड कॉन्स भी समझेंगे, और हम एक कंपैरिजन भी स्टैब्लिश करेंगे एनपीएस और यूपीएस के बीच, जिसके लिए मैं आपको एक गूगल शीट्स पे लेके जाऊंगा, जहां पे हम एक्सेल के थ्रू पूरी कैलकुलेशन को समझेंगे कि एनपीएस और यूपीएस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, और कैसे दोनों के केस में आपका लमसम और पेंशन डिफाइन होता है एट द टाइम ऑफ योर रिटायरमेंट। तो एक एग्जांपल वही लेते हैं जो हमने एनपीएस में लिया था, कि मान लीजिए अगर किसी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपीज है, तो 50% के डीए के हिसाब से उसका डीए हो गया 15,000 रुपए, यानी कि इसकी कुल सैलरी हो गई 45,000 रुपए। तो जैसे कि एनपीएस में था, यहां पर भी इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन सेम रहेगा, यानी कि 10%, यानी कि 4,500 रुपीज इंप्लॉय की सैलरी से जाएंगे। तो ये इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन हो गया। और गवर्नमेंट ने कहा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट भी 10% कंट्रीब्यूट करेगी, जो कि हो गया 4500 रुपए। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि इस 10% के अलावा हम और 8.5% एडिशनल कंट्रीब्यूट करेंगे, जिससे हम ये मेक श्योर करेंगे, बेसिकली ये हम एक फंड की तरह क्रिएट करेंगे, जिससे हम ये मेक श्योर करेंगे कि यूपीएस में जो जिसकी सर्विस रही है और उसने यूपीएस चूज किया है, उसको एट द टाइम ऑफ हिज और हर रिटायरमेंट एक फिक्स्ड पेंशन मिल सके, उसके लिए हम ये कंट्रीब्यूशन करेंगे। यानी कि गवर्नमेंट इसमें टेक्निकली 18.5% कंट्रीब्यूट करेगी। अब बात ये आती है कि इन सभी कैलकुलेशंस का, इन सारे कंट्रीब्यूशन के कोई मायने नहीं रह जाएंगे ज्यादा, क्योंकि यूपीएस के केस में आपकी लमसम हो चाहे पेंशन हो, ये ऑलरेडी एक फॉर्मूला के तहत प्रिस्क्राइब की गई है। वो फॉर्मूला क्या है, हम उस पर जल्दी चलेंगे। यूपीएस का लाने का भी मेन मकसद यही था, क्योंकि लोगों की ओपीएस की डिमांड थी, जिसमें हमको एक 50% ऑफ आवर बेसिक एंड डीए एट द एंड ऑफ आवर रिटायरमेंट के बाद हमको एज अ पेंशन मिलती है। तो यूपीएस में भी आप गवर्नमेंट यही मेक श्योर करेगी कि आपको एक फिक्स्ड पेंशन मिल सके। अब उसकी कैलकुलेशंस पे हम चलते हैं। तो यूपीएस अगर किसी ने चूज किया है, तो उसकी लमसम किस तरह कैलकुलेट होगी, पहले वो देखते हैं। तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, जो भी आपकी लास्ट 12 महीने की एवरेज बेसिक और डीए रहेगा, जो भी इंप्लॉय के लास्ट 1 ईयर का एवरेज बेसिक और डीए रहेगा, इनटू द नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस ही हैज डन। अब वो नंबर ऑफ ईयर सर्विस कुछ भी हो सकती है, 25 साल भी हो सकती है, 30 साल भी हो सकती है। यूपीएस के केस में गवर्नमेंट हर एक साल को दो 6 महीने के साइकिल में कंसिडर करती है, 2 6 मंथ साइकिल। यानी कि नंबर ऑफ इयर्स जितने भी रहेंगे उसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ताकि हमको पता चल जाए कितने 6 महीने के साइकिल्स थे उसके अंदर, एंड देन उसको 10 से डिवाइड करना है, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो किसी एम्प्लॉय ने 30,000 बेसिक सैलरी से शुरू किया था। मान लीजिए एट द टाइम ऑफ हिज और हर रिटायरमेंट उसकी बेसिक और डीए मिलाकर 3 लाख रुपए हो रहे हैं। ये हम अज्यूम कर रहे हैं, शायद 3 लाख से ज्यादा भी हो सकता है, 3 लाख से कम भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे इंक्रीमेंट्स आएंगे, पे कमीशन आएगा, आपकी प्रमोशंस होंगे, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। किसी की बेसिक और डीए एट द टाइम ऑफ हिज हर रिटायरमेंट इज अराउंड 3 लाख रुपीज, एंड हिज सर्विस इज 30 ईयर्स। तो 30 को 2 से इंटू कर देंगे टू फिगर आउट कि कितने नंबर ऑफ साइकिल्स हैं, इंटू 1/10 कर देंगे। जब आप इस कैलकुलेशन को करोगे तो आपका वैल्यू आएगी 18 लाख रुपए, लाख, हाँ, 18 लाख रुपीज। 18 लाख रुपीज, यानी कि कोई भी पर्सन जिसकी अगर लास्ट 12 महीने की एवरेज बेसिक और डीए 3 लाख रुपए है, तो उसको 18 लाख रुपए एज लमसम अमाउंट मिलेंगे। ये है लमसम की कैलकुलेशन। एंड उसकी जो भी लास्ट 12 महीने की बेसिक और डीए थी, इसका ही हाफ 1/2, जैसे कि ओपीएस में हुआ करता था, यानी कि 1.5 लाख रुपीज उसको पेंशन मिलेगा।
तो ये इतना ही ईजी है। इसमें ये जो कंट्रीब्यूशन है इसका कोई खास मतलब है नहीं, क्योंकि हमको जो मिलना है वो तो एक फॉर्मूला के तहत पहले से ही डिसाइडेड है कि कितना मिलना है। जो भी आपका लास्ट 12 महीने का बेसिक और डीए है उसका आधा आपको पेंशन मिलना है, और इस फॉर्मूला के बेसिस पर बेसिक और डीए इंटू नंबर ऑफ ईयर्स इंटू 2 इंटू 1/10 के बेसिस पर आपको उतनी लमसम अमाउंट मिलनी है एट द टाइम ऑफ योर रिटायरमेंट। हमेशा ये याद रखना, चाहे एनपीएस हो यूपीएस या यूपीएस, दोनों के केस में इस लमसम के अलावा, इन लमसम्स के अलावा आपको ग्रेचुटी एंड लीव इनकैशमेंट, ये सब एडिशनल जो मिलता है वो सब मिलेगा। ओके गाइस, अब हम एक गूगल शीट के माध्यम से समझेंगे कि यूपीएस और एनपीएस में कैलकुलेशन किस तरह से होती है और उसका क्या नतीजा आता है हमारे लमसम पे और हमारे पेंशन के ऊपर। तो ये एक गूगल शीट है, यानी कि एक एक्सेल है, जिसके माध्यम से हम समझेंगे एनपीएस वर्सेस यूपीएस का केस। और इसकी एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप अपने हिसाब से भी इसमें जो भी चेंजेस है वो करके आप अपना कैलकुलेशन खुद भी कर सको। इसके अंदर आप नोटिस करना, ये जितने भी येलो बॉक्सेस हैं इनको आप अपने से एडिट कर सकते हो, खुद से एडिट करके इसकी वैल्यूज चेंज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। और जो भी उसका कंसिक्वेंस में जो फॉर्मूला के बेसिस पे जो आपका लमसम या पेंशन बनेगा वो आपको रिजल्ट मिल जाएगा इन द अदर कॉलम्स दैट आर लेफ्ट। तो इसको जॉट डाउन करने के लिए हम व्हाइट बोर्ड पे वापस मूव ऑन करते हैं और वहां इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक्सेल था जिसकी हम बात कर रहे थे। अब इसी एक्सेल पे जो मैंने एग्जांपल लिया है हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये इसमें आप देखोगे, पहले इस वाले टेबल पे आते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है बर्थ ईयर से। ये वो, इसमें आपको अपना बर्थ ईयर देना है। ज्वाइनिंग ईयर, आपने किस साल में सर्विस ज्वाइन की, ये वो साल देना है। रिटायरमेंट एज में आपको देना है कि आप कितने साल की सर्विस मान के चल रहे हो। तो आप 60 ईयर्स में रिटायर करोगे तो 60 दिया हुआ है। अगर मैंने यहाँ पे बर्थ ईयर 1996 दिया है तो रिटायरमेंट एज मेरी आ जा रही है 2056, ये मेरी रिटायरमेंट एज हो गई। और ईयर ऑफ सर्विस आ गई 33 ईयर्स। मैंने बेसिक सैलरी यहाँ पे ली है फॉर एग्जाम्पल, मतलब सपोज करने के लिए 29,200, ये लेवल 5 की बेसिक सैलरी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी ऑडिटर या अकाउंटेंट की पोस्ट पे जाता है तो यहाँ से उसकी बेसिक सैलरी स्टार्ट होती है। और डीए मैंने पकड़ा है, डीए अगर 55% पकड़े तो ये उसकी डीए की वैल्यू हो जाएगी। और बेसिक प्लस डीए, प्रेजेंट बेसिक प्लस डीए बनेगा अराउंड 45,260। अब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, वो है इंक्रीमेंटल एनुअल इंक्रीमेंट। हमको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन एन एनुअल बेसिस आपकी 3% से इंक्रीमेंट होते हैं एंड उसमें प्लस डीए भी पड़ता है, तो वो भी 2% या 3% या 4% करके बढ़ता है। तो हमने ऑन एन एवरेज पकड़ लिया कि 6% से एवरी ईयर आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी। तो अगर 6% से आपकी सैलरी एनुअली इंक्रीमेंट हो रही है, हम इसमें और कोई भी केस कंसिडर नहीं कर रहे हैं कि प्रमोशन हो रहा है या पे कमीशन आ रहा है, क्योंकि सैलरी काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाती है उसकी वजह से, बट हम मिनिमम केस पकड़ के चल रहे हैं कि 6% से आपकी सैलरी बढ़ती चली जाएगी। तो आपकी टोटल बेसिक एंड डीए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट विल बी अराउंड 3,09,605। तो ये आपकी लास्ट बेसिक एंड डीए आ गई एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अब हमको इसको ही यूज करके अब हम देखते हैं, पहले हम यहाँ पे अब एनपीएस का एक टेबल है और एक यूपीएस का टेबल है। पहले हम यूपीएस को समझ लेते हैं। जो भी आपकी सैलरी थी उससे जो कंट्रीब्यूशन जा रहा था वो था 10% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, तो वो अराउंड इतना जाएगा 5658,428। एंड जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो 18.5% है, तो वो हो गया आपका अराउंड 10468,092। इन दोनों को यूज करके, इन दोनों का खास कोई यूज है नहीं, बट आपकी जो लमसम अमाउंट बनेगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो होगा 20,43,394, यानी कि 20 लाख रुपए। अब ये 20 लाख कैसे आया? ये उसी फॉर्मूला से आया जो हमने पहले डिस्कस किया था, विच इज कि आपकी नंबर ऑफ ईयर्स, आपका बेसिक एंड डीए लास्ट 12 महीने का एवरेज बेसिक और डीए, हम यहाँ पे इसी को पकड़ के चल रहे हैं। लास्ट 12 क्या, ये 3 लाख को ही पकड़ के चल रहे हैं। तो बेसिक प्लस डीए इंटू ईयर ऑफ सर्विस इंटू 2 इंटू 1/10, और इससे आपका लमसम आ गया। और आपकी पेंशन कितनी बनेगी? तो पेंशन तो बहुत इजी है समझना, क्योंकि जो आपकी लास्ट सैलरी है, क्योंकि ये ओपीएस की तरह ही काम करता है, तो लास्ट 12 महीने की जो भी एवरेज बेसिक प्लस डीए है उसका 50% आपको मिलता है एज अ पेंशन इन यूपीएस, विच विल बी अराउंड 1.5 लाख रुपए, 154,803। अच्छा, यहाँ पे हमने केस भी कंसिडर किया कि मान लीजिए अगर आपको ये बेसिक, आपको जो लमसम मिला, अगर आप इसको एफडी में पार्क कर देते हैं 6% के इंटरेस्ट से, तो आपको एफडी का इंटरेस्ट अराउंड 10,000 मिलेगा, यानी कि आप टोटल महीने में 1,65,000 ले सकते हैं बैंक से, जिसमें से 1.5 लाख आपका पेंशन होगा और 10,000 आपका एफडी का इंटरेस्ट होगा। और एफडी का अमाउंट बैंक में पड़ा रह जाएगा 20 लाख जो आपको लमसम के रूप में मिला था। तो ये हो गया आपका यूपीएस का केस। और एनपीएस तो हमने पहले समझा ही था, और एनपीएस फिर भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे भी सेम 10% कंट्रीब्यूशन जा रहा है, लेकिन इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन 14% जा रहा है। और यहाँ पे क्योंकि मार्केट से सब लिंक्ड है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 9% का रिटर्न हमें मिल रहा है मार्केट से एनपीएस में। तो एनपीएस का जो अमाउंट, जो कॉर्पस हो जाएगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ये हो रहा है 50740,901।
ये दिस इज दैट इज 5 CR, 5 करोड़। इसमें से हम 60% विड्रॉ करेंगे, यानी कि लमसम अमाउंट जो हमें मिलेगा वो अराउंड 3 करोड़ होगा, और एन्युटी के लिए जो बचा रहेगा वो होगा अराउंड 2 करोड़। अगर हमको एन्युटी पे 7% रिटर्न मिलता है, जो हम एन्युटी जिससे खरीदेंगे, तो 2 करोड़ पे 7% करके रिटर्न मिलेगा, तो हमारे को एनुअल जो सॉरी मंथली जो पेंशन मिलेगी वो हो जाएगी अराउंड 1 लाख, एन्युटी इंटरेस्ट के बेसिस पर 1,18,000। अब हमने यहाँ भी वही केस कंसिडर किया एफडी वाला, कि अगर हम इस 3 करोड़ रुपए को जो लमसम मिल रहा है इसको भी अगर हम एफडी में डाल दें और 6% का रिटर्न हमको वहां से मिले, तो यहाँ से भी हमको 1.5 लाख करीब मंथली इनकम कमा सकते हैं, यानी कि हम लोग 2,70,000 के अराउंड, 2.7 लाख के अराउंड, अगर ये सारी कैलकुलेशन चलती है एग्जाम्पल के तौर पे, हम पेंशन ले सकते हैं, और एफडी में हमारा 3 करोड़ वैसे का वैसे पड़ा रहेगा। तो ये था एक्सेल के माध्यम से एक पूरा कंपैरिजन यूपीएस और एनपीएस का। शॉर्टकट में बोलूं तो एनपीएस उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको मार्केट पे भरोसा है, जिनकी सर्विस अच्छी खासी लंबी है, और जिनको फंड्स मैनेज करने आते हैं, जिनको मार्केट या म्यूचुअल फंड का थोड़ा बहुत भी ज्ञान है, जिनको आइडिया है, जिनको उम्मीद है कि ये वर्क करेगा। लेकिन वो लोग जिनको मार्केट उतना नहीं समझ में आता, जिनका कॉर्पस एट प्रेजेंट एनपीएस में बहुत कम है, और जिनकी सर्विस भी ज्यादा नहीं बची है, मान लीजिए 15 या 20 साल ही है, उनके लिए यूपीएस अच्छा है, क्योंकि वो मेक श्योर कर सकते हैं कि आपको एक फिक्स्ड पेंशन, जो कि यहाँ पे 1.5 लाख बन रही है, ये मिलेगी ही मिलेगी आफ्टर यू रिटायर। तो दिस वाज इन कंपैरिजन बिटवीन यूपीएस एंड एनपीएस। इसकी मैं इस एक्सेल की शीट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अपने से ये सारे येलो कॉलम्स को चेंज कर करके अपनी कैलकुलेशन खुद समझ सकते हो। कुछ भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं वहां पे उसके आंसर्स कर दूंगा। और इसमें भी अगर कोई, आई होप कि आपको एनपीएस और यूपीएस के बीच एक क्लियर डिफरेंस, स्टार्क डिफरेंस समझ में आया होगा, दोनों के अपने फायदे और अपने नुकसान समझ में आए होंगे। मेरा सजेशन ये है कि एनपीएस हर उस व्यक्ति के लिए सही है जिसकी काफी ज्यादा ईयर्स ऑफ सर्विस बाकी है, जिसको मार्केट पे भरोसा है, जिसको ये पता है कि उसका कॉर्पस अच्छा खासा बन सकता है और फ्यूचर में वो उसके बेनिफिट रीप कर सकता है अगर वो एनपीएस को स्टिक करता है। लेकिन अगर आप थोड़े स्केप्टिकल हो, आपको डर है मार्केट्स को लेके, आपको एनपीएस पे भरोसा नहीं है, और आपको एक फिक्स्ड पेंशन चाहिए आफ्टर योर रिटायरमेंट, आप गारंटी करना चाहते हो कि मेरे को पेंशन आनी चाहिए, तो आप यूपीएस ले लो। और अगर आपकी सर्विस कम बची है, आपको पता है कि आपके कॉर्पस में ज्यादा पैसे नहीं जमा हुए हैं, तो भी आपको यूपीएस ही चूज करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको ये तय रहेगा कि आपको कितना लमसम मिलना है और कितनी पेंशन मिलनी है, एंड यू विल बी एट पीस ऑफ माइंड। अदरवाइज बाकी कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, आपको देख लेना है कि आपके लिए क्या बेनिफिट है, और अपनी खुद की भी रिसर्च कर लेनी है, अपने जानकारों से पूछ लेना है, तभी किसी डिसीजन पे पहुंचना है। थैंक यू।